14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में वहाँ के सड़कों पर केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जो थी आज़ादी, बराबरी और भाईचारा की। हुआ यह था कि एक अफवाह जिसे किसी ने अपनी तरफ से बना करके जनता में फैला दिया कि फ्रांस का राजा अब फ्रांस की जनता पर गोलियां चलवाने का आदेश देने वाला है। वह अपने सैनिकों से जनता को मरवाना चाहता है। अब इससे क्या था, फ्रांस की जनता काफी डर गई। अब लोगों ने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। और परिणाम यह हुआ कि लगभग 7,000 व्यक्ति और महिलाएं टाउन हॉल में एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना बनाने का निर्णय लिया। लेकिन सब यही सोच रहे थे कि एक राजा से विद्रोह करने के लिए उन्हें हथियारों की तो जरूरत पड़ेगी ही। बिना हथियार के वो कैसे लड़ेंगे राजा से। जिस वजह से ये सारे लोग एक साथ होकर के बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करके हथियारों को लूट लेते हैं। और फिर क्या होता है कि सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर के बास्तिल किले की जेल को तोड़ डालते हैं, जिसमें उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। और हथियारों की इस लड़ाई में बास्तिल जिले का कमांडर भी मारा गया। लोगों ने हथियारों के साथ साथ वहां बंद कैदियों को भी छुड़ा लिया। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों ये सारे लोग एक साथ मिलकर के बास्तिल किले को ध्वस्त कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा हुआ क्या था कि लोगों को अपने ही राजा के खिलाफ जाना पड़ा। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी 18वीं सदी के फ्रांस की, जब 1774 में फ्रांस में लुई 16 राजा बनता है। और उस समय वो मात्र 20 वर्ष की आयु का था और जो कि काफी कमजोर शासक था, जिसका विवाह मैरी एंटोइनेट नाम की महिला से करवा दिया गया। और उस समय फ्रांस की हालत को राजा और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट के बेफिजूल के खर्चे काफी ज्यादा प्रभावित करके रखे थे। अब जो दोस्तों राजा था वो पूरी तरह से अपने विलासिता में डूबा हुआ था। लुई 16 के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से छुड़ाने में मदद किया था। अब जिससे क्या हुआ कि फ्रांस पर 1 बिलियन लिब्रे से भी अधिक का कर्ज हो चुका था और 200 करोड़ लिब्रे से अधिक का कर्ज तो फ्रांस पर पहले से ही लगा हुआ था। अब जो कर्जदाता थे वो राजा से 10% अधिक ब्याज की मांग करने लगे। अब राजा को बहुत सारे कर्ज की चिंता, ऊपर से सेना का खर्च सताने लगी। अब दोस्तों जो राजा था उसने क्या किया कि लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब जो फ्रांस के लोग थे ना, उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जिसमें से आता है फर्स्ट एस्टेट, क्लर्जी यानी कि धार्मिक वर्ग। ये लोग क्या करते थे कि मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, जैसे कि चर्च आदि के लोग, और इन्हें किसी भी तरह का टैक्स वगैरह नहीं देना होता था। सेकेंड है नोबिलिटी। क्या होते हैं ये? राजघराने के लोग, यानी कि जो फ्रांस में नवाबजादे लोग होते, अमीर लोग, ये सारे लोग भी टैक्स वगैरह नहीं देते थे। अब तीसरे वर्ग में आती है फ्रांस की आम जनता, जैसे कि किसान, मजदूर, डॉक्टर, व्यापारी, ये सारे। और टैक्स केवल इन्हीं वर्ग के लोगों को देना होता था। और जो तीसरा वर्ग था वो टोटल पॉपुलेशन की 97% हिस्सा थी, उसके बावजूद ये पावरलेस थे। राजाओं और अमीरों का जीवन तो बहुत सही चल रहा था, लेकिन जो वहाँ की आम जनता थी वो बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारा टैक्स देना होता था, जैसे खाने पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स, और यहाँ तक कि उनकी रहने की खुद की जमीन पर भी टैक्स देना होता था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से राजा ने लोगों पर टैक्स बढ़ाने के लिए सोचा। अब स्टेट जनरल क्या होता है, जो कि राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाना पड़ा। इसमें क्या हुआ कि पहले स्टेट और दूसरे स्टेट से तो 300 मेंबर आए और तीसरे स्टेट से 600 मेंबर आए। अब यहाँ पर भी दोस्तों जो तीसरे वर्ग के लोग थे इनके साथ काफी अन्याय होता है। 1 वोट पर स्टेट, इट मीन्स जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो मेजोरिटी में होने के बाद भी पावरलेस थे। और दोस्तों यही होती है क्रांति की शुरुआत। और वहीं पास की कॉलोनी में एक टेनिस कोर्ट था, जहाँ पर ये तीसरे वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के जम करके प्रोटेस्ट करते हैं। और सभी तीसरे वर्ग के लोगों ने मिल करके एक नेशनल असेंबली को बनाया। और उसके बाद ये सारे लोगों ने 20 जून को एक शपथ लिया कि जब तक राजा की शक्ति को सीमित करने की एक नई संविधान नहीं बनेगी तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम अपनी कहानी में वापस आते हैं, जब लोगों ने बास्तिल किले को ध्वस्त कर दिया। अब ये घटना पूरी यूरोप में आग की तरफ फैल गई। अब फ्रांस में गांव के लोग भी उठ खड़े हुए और गांव के सारे लोगों ने लैंडलॉर्ड के रेंट डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए। और इन सारे लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि वो अब किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। तो आगे है दोस्तों नेशनल असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो 1789 के बाद नेशनल असेंबली ने नए रूल्स बनाए और 1791 में एक नया संविधान बनाया गया, जिसमें फ्रांस के जो राजा थे लुई 16 उनके पावर को सीमित कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। मतलब राजा तो होगा लेकिन सिर्फ नाम का।
और इस तरह से दोस्तों जो पावर थी वो असेंबली के पास चली जाती है और फिर वहाँ के लोगों ने बोला कि अब हमारा राज होगा। पब्लिक सेड नाउ इट विल बी आवर रूल, मतलब लोकतंत्र। तभी स्टेज पर आते हैं जैकोबिन्स और रेड कैप वाले लोग, जिनका लीडर था रॉबर्ट स्पीयरे। ये लोग जनता को बताना चाहते थे कि वो लोगों के साथ हैं और फ्रांस को एक रिपब्लिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें राजा का कोई भी नाम ना हो। अब दोस्तों फ्रांस में किस तरह से मोनार्ची का एंड होता है और फ्रांस किस तरह से एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। तो 1792 में फ्रांस में राजशाही खत्म कर दिया गया और यह एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। और जो फ्रांस का राजा था लुई 16, उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को गिलोटिन से फांसी दे दी गई और उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी गई। द जैकोबिन्स एंड रॉबर्टस्पियरे रूल, जिनके बारे में अभी आपने पीछे पढ़ा था। इस तरह से पावर आता है जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियरे के हाथ में। उन्होंने एक नया कानून बनाया जहां देश के दुश्मन को तुरंत सजा मिलती थी। अब फ्रांस में गिलोटिन हर दिन चला करती थी। फ्रांस की सरकार ने अब ब्रेड की प्राइस को कंट्रोल किया, मैंडेटरी आर्मी सर्विस और स्ट्रिक्ट रूल्स। और इस टाइम को वहां पे कहा जाता है राइन ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का राज। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। द फॉल ऑफ रॉबर्टस्पियरे। रॉबर्टस्पियरे ने इतनी ज्यादा सख्ती की कि उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो गए और फिर 1794 में उसे भी गिलोटिन से मार दिया गया। और इस तरह से फ्रांस के इतिहास में राइन ऑफ टेरर का अंत हो जाता है। रोल ऑफ वीमेन इन द रिवॉल्यूशन। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर हिस्ट्री में महिलाओं का मेंशन कम ही होता है और इस रिवॉल्यूशन में उनका बड़ा रोल था। रिवॉल्यूशन के दौरान वो रैलीज में गईं, पेटिशंस लिखीं और उन्होंने डिमांड उठाया इक्वल राइट्स का। यहाँ तक कि उन्होंने एक क्लब भी बनाया जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। लेकिन काफी हद तक उनकी डिमांड को इग्नोर किया गया। अब दोस्तों रॉबर्टस्पियरे के अंत के बाद लोगों के बीच एक न्यू सिस्टम आया जिसका नाम था द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या थी? इसमें 5 लोग रूल किया करते थे जिन्हें डायरेक्टर बोलते थे, जिस वजह से इसका नाम ही डायरेक्टरी पड़ गया। अब इस सिस्टम का आइडिया ये था कि पावर किसी एक के हाथ में ना हो। लेकिन कुछ समय बाद इस डायरेक्टरी सिस्टम के भी प्रॉब्लम सामने आने लगे, जैसे करप्शन इंक्रीज हो गए, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व नहीं हो पाई। अब जो फ्रांस के लोग थे उनका ट्रस्ट इस डायरेक्टरी सिस्टम से भी उठ चुका था। अब जो रॉयलिस्ट थे, यानी जो लोग फ्रांस में राजा को वापस लाना चाहते थे, और दूसरे रेडिकल्स जो कि फ्रांस में और भी रिफॉर्म चाहते थे, ये दोनों ही इस सिस्टम से नाराज थे और फिर डायरेक्टरी सिस्टम को भी फ्रांस से हटा दिया जाता है। और इस तरह से 1799 में एक मिलिट्री जनरल ने पावर अपने हाथ में ले लिया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो पहले फ्रांस के लोगों के लिए लड़ता था जिस वजह से लोगों ने उसे अपना राजा चुन लिया। वो बेहद स्मार्ट था, डिसिप्लिन्ड था और फ्रांस के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था। लेकिन दोस्तों लोगों के द्वारा देखा गया डेमोक्रेसी का सपना एक बार फिर से डिक्टेटरशिप में बदल कर रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ये राजा के रूप में नहीं बल्कि यूनिफॉर्म पहन के होता है। तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिखाया कि लोग बदलाव ला सकते हैं। आज़ादी, बराबरी और भाईचारा, ये 3 शब्द केवल फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मायने रखते हैं। और दोस्तों इसी क्रांति ने दुनिया भर में डेमोक्रेसी, राइट्स और फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। So friends, how did you like this video? If it is helpful, then do like it, and for such animated videos subscribe to Boat Trip. See you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.